आज चौहान वंश हम पढ़ने जा रहे हैं। एनसीईआरटी, आरबीएससी और हिंदी ग्रंथ अकादमी की प्रमाणित पुस्तकों से नोट्स तैयार किए गए हैं। ऐसी काम की बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे साथियों। सबसे पहले बात करेंगे चौहान राजवंश। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तो मेरा प्रश्न है कि चौहानों का नाम चौहान क्यों पड़ा। पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। चौहानों का पहला जौहर कब होता है, अर्थात क्या गुरुजी सांबर के चौहानों में भी पहली बार जौहर हुआ था? बिल्कुल। किस चौहान शासक को सिक्कों का राजा कहा जाता है? कौन था चौहान शासक जिसे सिक्कों का राजा के नाम से भी जाना जाता है? सुना है आपने आज तक? बहुत काम की बातें मैं आपको बताऊंगा। चौहानों का पितृहंता जगदेव ने अपने मामा के कहने पर क्यों अपने पिता अर्णोराज की हत्या की थी? साथ ही चौहानों का भ्रातृहंता कौन है? इसी जगदेव का बेटा है पृथ्वीराज द्वितीय। क्यों इसने अपने भाई की हत्या की थी? इसके अलावा खास बात जो हम पढ़ेंगे आज कि किस मुगल शासक ने अर्णोराज द्वारा निर्मित आदि वराह मंदिर को तोड़ करके मूर्ति को पुष्कर सरोवर में डाल दिया था। अर्थात आदि वराह की मूर्ति को पुष्कर सरोवर में किस मुगल बादशाह ने डाली थी? कौन था वह चौहान शासक जिसकी आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई थी? आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई थी। देखिए, अगर सब आपको पता है तो साथियों बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। बहुत प्यारी प्यारी बातें मैं आपको बताऊंगा। 2.5 दिन का झोपड़े के बारे में भी पढ़ेंगे। आप सबने सुना है 2.5 दिन का झोपड़ा एक संस्कृत पाठशाला है, उसको तोड़ करके किस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन मेरा प्रश्न है कि 2.5 दिन के झोपड़े का वास्तुकार कौन था? मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो बहुत प्यारा हमारा वीडियो ये होने वाला है। आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कि चौहान राजवंश और चौहानों का नाम चौहान क्यों पड़ा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और विभिन्न इतिहासकारों ने क्या कहा है चौहानों के बारे में कि ये चौहान कौन थे, क्या वास्तव में ब्राह्मण थे, क्या पता लगाएंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। चौहानों की उत्पत्ति के बारे में कि वास्तव में गुरुजी ये चौहान कौन थे, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं चौहानों के लिए? जीएच ओझा कहते हैं, क्या कहते हैं कि चौहान जो है वो आर्यों की संतान है। आर्य अर्थात जो प्राचीन भारत में यहाँ पर निवास कर रहे हैं, जो क्षत्रिय है, तो उन आर्यों की संतान बताया है चौहानों को। किसने? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। आज भी बहुत सारे विवाद है कि चौहान कौन थे, आज हम क्लियर करेंगे साथियों। दूसरा बात करते हैं दशरथ शर्मा और डी आर भंडारकर। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा और डी आर भंडारकर क्या कहते हैं? इनके अनुसार चौहान ब्राह्मण है, अर्थात चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। और बिजोलिया शिलालेख में भी ऐसी बातें लिखी हुई है। तो हम इसको प्रमाणित करेंगे कि वास्तव में चौहान कौन थे। पहले इनकी बात सुन लो कि कौन कौन सा इतिहासकार क्या कह रहा है। जीएच ओझा कह रहे हैं आर्यों की संतान है। दशरथ शर्मा और डी आर भंडारकर कह रहे हैं ब्राह्मण है। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? राजस्थान इतिहास का पितामह कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड अपनी ही चला रहे हैं और कर्नल जेम्स टोड कहते हैं, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड स्वयं विदेशी है ना, तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा कि चौहानों की जो उत्पत्ति हुई है वो विदेशी जातियों से हुई है। बोले हूण कुषाण जो विदेशी जातियां थी उनसे हुई है। अभी हम केवल इनकी बात सुन रहे हैं, अब पता लगाएंगे कि वास्तव में कौन है, क्योंकि हमें प्रमाण चाहिए। और प्रमाण के रूप में देखते हैं तो चौथा पॉइंट आपके सामने आ रहा है, आप खुद पता लगाना कि चौहान कौन है। बिजोलिया शिलालेख में देख लेते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 551 ईस्वी में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, मतलब बिजोलिया शिलालेख में ऐसा लिखा हुआ है कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है जिनका नाम है वासुदेव। वासुदेव ने सांबर में चौहान वंश की नींव डाली थी। किसने डाली थी? वासुदेव ने। कहाँ लिखा हुआ है? बिजोलिया शिलालेख में। जो मैं बात कह रहा हूँ कि वासुदेव जो ब्राह्मण है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, उन्होंने सांबर में चौहान वंश की नींव डाली थी। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? बिजोलिया शिलालेख कह रहा है। ये शिलालेख हो गया। पुस्तकों में देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में क्या लिखा है चौहानों के बारे में कि चौहान कौन है?
तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो है वो चंद्रवरदायी का है। इस ग्रंथ के अनुसार, किस ग्रंथ के अनुसार? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार इस वंश की उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया था विदेशी जातियों के द्वारा, तो अत्याचार को कम करने के लिए वशिष्ठ ऋषि ने माउंट आबू में एक यज्ञ किया था, हवन किया था, और उसी हवन कुंड से राजपूतों की 4 जातियां इन्होंने बताई है, जिसमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान की राजपूतों की इन 4 जातियों की उत्पत्ति कहां से हुई है? वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से। चौथे पॉइंट में हमने पढ़ा था बिजोलिया शिलालेख, और बिजोलिया शिलालेख में लिखी हुई बातें थोड़ी सी सत्य प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं चौहानों की स्थापना, कि किस प्रकार से इनकी स्थापना होती है। बिजोलिया शिलालेख में जैसा लिखा हुआ है, 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सपादलक्ष, इसी को कहा जाता है सपादलक्ष। सपादलक्ष नाम शायद इसलिए पड़ा कि उस समय यहाँ पर 125 गांव आते थे। कुछ इतिहासकार लिख रहे हैं कि 1.25 लाख गांव आते थे। तो भाई 1.25 लाख गांव तो आज पूरे भारत में ही नहीं है, 1.25 लाख गांव बहुत होते हैं। तो 125 गांव आते थे, इसलिए इसका नाम सपादलक्ष पड़ा, और सपादलक्ष को ही सांबर कहते हैं। वर्तमान में जहां से राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन हो रहा है, तो सपादलक्ष में चौहान वंश की नींव किसने डाली? वासुदेव चौहान ने। अपनी प्रारंभिक राजधानी, प्रथम राजधानी किसको बनाया था? अहि छत्रपुर नागौर को बनाया था। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि चौहानों की प्रथम राजधानी क्या थी? अहि छत्रपुर नागौर, और सपादलक्ष सांभर में इन्होंने अपने इस चौहान वंश की नींव डाली थी। गुरुजी चौहान नाम क्यों पड़ा? अब ये देखो, दूसरा पॉइंट आपके सामने पूरी लाइन क्लियर कर रहा है। सांबर झील के चौओर मतलब चारों तरफ बसने के कारण ही इस वंश का नाम चाहमान, और चाहमान से क्या हो गया? चौहान। अब आपको समझ में आ गया हो गया कि इनको चौहान क्यों कहते हैं। चौहान कहां से आया? चाहमान से, और चाहमान शब्द अर्थात चारों तरफ, चहु और। सांबर झील के चारों तरफ ये लोग बस गए थे, और इसीलिए एक शब्द बन के आया चाहमान, और चाहमान से चौहान शब्द की उत्पत्ति होती है। आगे देखो, चौहानों द्वारा स्थापित 1.25 लाख गांवों का समूह था। अब आप खुद विचार करो, इसलिए इस क्षेत्र का नाम सपादलक्ष पड़ा। क्या नाम पड़ा? सपादलक्ष। जहां चौहान बसे थे आसपास का पूरा क्षेत्र था, इसका नाम था सपादलक्ष, और सपादलक्षी बाद में सांभर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। चौहानों की कुल देवी बार बार में पूछ ली जाती है, एक बार बात कर लेते हैं कि चौहानों की कुल देवी कौन थी। सांभर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता। कौन सी माता? शाकंभरी या शाकंभरी माता के नाम से जाना जाता है। इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। अब देख लो, सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा है। शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने, जिसने चौहान वंश की नींव डाली थी। सबसे प्राचीन मंदिर होने के कारण इस मंदिर को तीर्थों की नानी या देवयानी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अब पढ़ने का तरीका आपका बहुत बहुत क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। अब रटने की जरूरत नहीं है भाई। तीर्थों की नानी, और नानी जो होती है वो सबसे प्राचीन, और सबसे, अपन कहते हैं ना नानी तो बुढ़ी होती है ना, तो बुढ़ी, इसीलिए शायद नाम देवनानी तीर्थ पड़ा। तीर्थों की नानी इसको कहा, और देवयानी तीर्थ भी इसीलिए नाम पड़ा। तो सबसे प्राचीन मंदिर है किसका? शाकंभरी माता का मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा तीर्थों की नानी या देवयानी तीर्थ। ऐसा कहा जाता है सांबर क्षेत्र में अकाल पड़ने के कारण इस माता ने उस समय साग का मतलब होता है सब्जी और फल बांटे थे। अकाल पड़ गया और माता जी ने क्या बांटे? सब्जी और फल बांटे थे, इसलिए इस माता जी का नाम क्या पड़ गया? शाकंभरी माता। देखिए क्लियर है। चौहानों का नाम चौहान क्यों पड़ा, मैंने आपको बताया। चौहानों की कुल देवी शाकंभरी का नाम शाकंभरी क्यों पड़ा? कि अकाल पड़ने पर इसने साग अर्थात सब्जी और फल बांटे थे, इसलिए इसका नाम
शाकंभरी पड़ता है। नोट आया है और नोट निश्चित रूप से काम का होता है। क्या है नोट में? चौहान प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। देखिए, हमने कछवा राजवंश पढ़ा था, वहां पर भी चर्चा की थी कि कछवा जो है वो किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं या राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ते हैं, तो एक बात जरूर निकल के सामने आती है कि 7वीं शताब्दी तक से लेकर के 10वीं शताब्दी तक इन्होंने प्रतिहार अर्थात रक्षक के रूप में काम किया था। अर्थात जितने भी अरब आक्रमणकारी थे, जितने भी आक्रांत आए थे, उनको भारत के सीमा में, बॉर्डर में अंदर प्रवेश नहीं करने दिया इन्होंने। यानी एक छत्र इनका शासन था गुर्जर प्रतिहार वंश का। गुर्जर प्रतिहार वंश चौहानों के बाद में हम पढ़ने वाले हैं और बहुत डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। तो ये भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि चौहान प्रारंभ में किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे। कछवा भी गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। अब हम डिटेल से एक एक शासक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वासुदेव चौहान को। देखिए, वासुदेव चौहान 551 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो, अर्थात 551 ईस्वी में सांभर में चौहान वंश की नींव डाली थी। किसने? वासुदेव चौहान ने। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है। इसलिए इन्हें चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न आ जाए चौहान वंश का संस्थापक कौन है, तो वासुदेव चौहान है, जो कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। वासुदेव चौहान के बाद में जिस शासक के बारे में उल्लेख हमें मिलता है उसका नाम है दुर्लभ राज प्रथम। सच में दुर्लभ ही थे। और इस दुर्लभ राज प्रथम के समय पहली बार मैंने आपको प्रश्न पूछा था ना कि चौहानों के समय पहला जौहर या पहला साका कब हुआ, तो पहला जौहर जो होता है वो दुर्लभ राज प्रथम के समय हुआ था। क्या हुआ था? इनके समय में सांबर में मुस्लिम आक्रमण हुआ था। इसमें दुर्लभ राज वीर गति को प्राप्त हुए थे और इनकी रानियों ने जौहर किया था, जो चौहान वंश का प्रथम जौहर माना जाता है। अगर प्रश्न आता है कि चौहान वंश का प्रथम जौहर किसके समय हुआ, वापस रट लो, दुर्लभ राज प्रथम के समय। नेक्स्ट शासक हम देखते हैं जिनका नाम है गुवक प्रथम। थोड़ी थोड़ी सी जानकारी इनके लिए हमें रखनी है। यह गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। अभी मैंने नोट में आपको बताया था कि चौहान जो है वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे प्रारंभ में, और ऐसा उल्लेख हमको गुवक प्रथम के समय भी मिला कि गुवक प्रथम जो था वो नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। गुर्जर प्रतिहारों से आजाद होकर प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक ये बना था, क्योंकि वासुदेव चौहान जब आया था तो उसने सांभर के आसपास बस गए थे ये लोग, और यहाँ इन्होंने सपाद लक्ष्य या सांभर की स्थापना की और अहि छत्रपुर को इन्होंने राजधानी बनाई थी। स्वतंत्र रूप से अगर पहली बार स्वतंत्र हुए तो वो गुवक प्रथम के समय हुए थे, जो नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। और गुवक प्रथम ने सर्वप्रथम आजाद होकर प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक के रूप में कार्यभार संभाला था। प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि प्रथम चौहान शासक कौन था जिसने गुर्जर प्रतिहारों से स्वतंत्र होकर शासक बना था? गुवक प्रथम। गुवक प्रथम ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया और एक कई बार प्रश्न पूछा जाता है, सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुवक प्रथम ने करवाया था, जो कालांतर में सीकर के चौहानों के कुल देवता के रूप में पूजे गए। अगर प्रश्न आ जाए कि सीकर के चौहानों के कुल देवता कौन है, तो याद रखना हर्षनाथ महादेव। हर्षनाथ मंदिर जो सीकर में है, निर्माण किसने करवाया? गुवक प्रथम ने, और यही चौहानों के कुल देवता के रूप में पूजे जा रहे हैं। अगला शासक हम देखते हैं जिनका नाम है चंदन राज द्वितीय। देखिए, चंदन राज द्वितीय, इस शासक की रानी जिसका नाम है रुद्राणी या आत्मप्रभा परीक्षा में पूछी गई है। योग कला में निपुण और शिव की परम भक्त थी। बहुत भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और शिव के लिए
इसने 1000 दीपक जलाकर दीप दान प्रारंभ किया था पुष्कर सरोवर में। भगवान शिव के सामने परम भक्त थी और शिव जी की ये पूजा करती थी। नृतावसाने नटराज राजो ननाद डका नव पंच बारम, अर्थात भोलेनाथ की ये पूजा करती थी जिसका नाम है रुद्राणी या आत्म प्रभा। किसकी रानी है? चंदन राज द्वितीय की। ऐसा याद रखना कि शिव की भगत बन गई और ललाट पर लगाती थी चंदन, और इससे चंदन आपको याद हो जाएगा। रुद्राणी किसकी पत्नी है? किसकी रानी है? चंदन राज द्वितीय की। क्या किया इसने? पुष्कर सरोवर में 1000 दीपक जला करके दीपदान प्रारंभ किया था। अगला जो शासक हमारे सामने आ रहा है उनका नाम है वाकपति राज, और ये लाइन आपको याद रख लेनी है वाकपति राज के लिए। इस वाकपति राज का पुत्र ही है लक्ष्मण। जब हम नाडोल के चौहान वंश पढ़ेंगे वहां भी मैं आपको बताऊंगा। राम का भाई लक्ष्मण नहीं है, दशरथ का पुत्र नहीं है, ये वाकपति राज का पुत्र है लक्ष्मण, जिसने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। जब नाडोल के चौहान पढ़ेंगे वहां चर्चा करेंगे कि नाडोल में चौहान वंश की स्थापना किसने की? लक्ष्मण ने। किसका बेटा है ये? वाकपति राज का। बस इतना ही इनके लिए याद रखना है। 3 पृथ्वीराज पढ़ेंगे तो सबसे पहले आ गया हमारा पृथ्वीराज प्रथम। कौन है और क्या इसके प्रसंग बनते हैं? देखिए, इस शासक के मंत्री जिसका नाम है हट्टड, पृथ्वीराज प्रथम के मंत्री जिसका नाम है हट्टड, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सीकर के अंदर जीण माता मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सी माता है? जीण माता। और जीण माता को तो हम जानते ही है, वर्तमान में सीकर के चौहानों की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध है, और सबसे लंबा लोकगीत जो है वो जीण माता का ही है। साथियों, थोड़ी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। हर्षनाथ और जीण माता के लिए बहुत भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है, दोनों के दोनों, जीण माता और हर्षनाथ का। जीण माता जिसे चौहानों की क्या कहा जाता है? कुल देवी, और हर्षनाथ को चौहानों का कुल देवता कहा जाता है। एक बात बताऊं, दोनों के दोनों भाई बहन होते हैं। एक कहानी मैं छोटी सी आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत आनंद आएगा। देखिए, जीण माता और हर्षनाथ दोनों बहन और भाई है। बचपन में माता पिता की मृत्यु हो जाती है। उस समय तक तो पड़ोसियों ने उनको लालन पालन किया। उसके पश्चात थोड़े दिन बाद सब छोड़ जाते हैं और ये खुद ही मेहनत करते और कमाकर खाना चालू कर दिया। हर्षनाथ खेतों में हल चलाते और जीण माता, दोनों भाई बहन में बहुत भयंकर प्रेम था। धीरे धीरे दोनों बड़े होते गए। भले ही ये उम्र में बड़े हो रहे थे, लेकिन दोनों भाई बहन का इतना इतना भयंकर प्रेम था, अटूट स्नेह था दोनों के बीच में। अगर मंदिर से कोई प्रसाद अगर लेकर के आया, अगर बहन को मिला है तो वो भाई के बिना नहीं खाएगी, और अगर भाई को कुछ खाने को मिला है तो वो बहन के बिना नहीं खाएगा। कुल मिला के बात यह कि दोनों बहन भाइयों में अटूट प्रेम था। दोनों एक दूसरे के बिना भोजन नहीं करते थे। परिवार वालों ने कहा हर्ष को कि भाई जीण बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर दी जाए। हर्ष ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, सब लोग कहते हैं कि अब जीण की शादी कर देनी चाहिए, तेरा क्या विचार है? और अब तेरी शादी करना चाहते हैं। तो जीण ने कहा, भाई बचपन से हम साथ में रहे हैं, आप बहुत छोटे थे, मैंने पालन पोषण किया है, अब मैं आपको अकेला कैसे छोड़ दूं? मैं शादी कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब हर्ष ने कहा, बहन क्या शर्त है तुम्हारी? तो बोले, मेरी शर्त यह है कि मैं शादी कर लूंगी, लेकिन साथ में आपको भी शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा भाई फिर भूखा रहेगा और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जीण के कहने पर हर्ष मान जाता है। हर्ष की भी शादी हो गई, जीण को भाभी आ गई और जीण की भी शादी, अर्थात दोनों की शादी हो जाती है। कुछ समय के पश्चात जो जीण बाई जो है वो अपने भाई से मिलने के लिए आती है। दोनों के बीच में अथाह प्रेम था, और इस प्रेम को देख करके हर्ष की पत्नी अर्थात जीण की भाभी जो है वो ईर्ष्या करती है कि दोनों बहन भाई में बहुत प्रेम है और इसे कैसे भी करके मुझे तोड़वाना है। जब भी वो आती मुंह चढ़ा लेती थी। तो एक दिन प्लान करती है वो, दोनों भाभी
जो जीर्ण की भाभी थी और जीर्ण दोनों के दोनों पानी लेने के लिए जाती है, तो दोनों ऐसे चर्चा करती है। तब जीर्ण अपने भाई के बारे में बताती है कि मेरा भाई आज भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है, तुमसे ज्यादा प्यार करता है। भाभी को कहा, भाभी ने कहा ये गलत बात है, तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करता है। बोले ये हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कल अपन एक काम करते हैं, दोनों पानी लेकर के आएंगे और उस समय अगर तुम्हारा भाई जो है वो पहले तुम्हारी मटकी उतारता है या मेरी, पता चल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, शर्त लगा ले भाभी। तो भाभी ने शर्त लगाई कि अगर तुम्हारे भाई ने पहले मेरी मटकी उतार दी तो तुम जो है वो कभी भी मेरे घर पे नहीं आओगे। जीर्ण की भाभी यही चाह रही थी। बोले ठीक है भाभी, मुझे मंजूर है, बोलो आप तो क्या करना है। बोले कल पानी लेके आएंगे। तो बोले अब फिर जीर्ण भाई कहती है कि अगर मेरे भाई ने मेरी मटकी उतार दी तो फिर तुम शर्त हार जाओगी, तुम मुझे क्या दोगे। तो बोले आप जो बोलो, जो तुम कहो तो मैं कभी इस घर में नहीं आऊंगी। बोले नहीं, मुझे घर थोड़ी तोड़ना है, तुम्हारे पियर से जो चुनरी आई है ना वो चुनरी मुझे देनी पड़ेगी। और भाभी तू निश्चित रूप से शर्त हारेगी। दूसरे दिन दोनों ऐसे कैसे पानी लेने के लिए जाते हैं और जब पानी लेकर के वापस आते हैं, उससे पहले जीन भाई की जो भाभी थी उसने अपने पति को समझाया। बोले हम भाई साहब और हम दोनों ने क्या शर्त रखी है ना, और मैं भले ही उनको 5 लुगड़ी दे दूंगी, लेकिन प्लीज आप मेरे इतनी सी रिक्वेस्ट, वो कसम दिला देती है। तो हर्ष ने कहा बात ठीक है, तेरी उतार दूंगा, मेरी बहन तुम समझदार है और वो तो मेरी बात मान जाएगी। तू मान ही नहीं रही। तो दोनों के बीच में ऐसी चर्चा रात को हो गई थी। सुबह दोनों पानी लेकर के आती है और पानी लेकर के आती है तो पता है क्या होता है साथियों। जीना भाई अपने भाई को कहती है भाई पहले मेरी मटकी उतारना। इधर भाभी कहती है पहले मेरी मटकी उतारना। और रात को ही बात हो गई थी, इसलिए हर्षनाथ ने जीण भाई की मटकी पहले न उतार करके उसकी लाडी की मटकी उतार दी। और ये देखते जीण भाई सर पे रखी मटकियों को वहीं पे गिरा करके और पागल जैसी हो जाती है कि हमारा इतना प्रेम था, इतने साल का प्रेम था, 1 महीने में टूट गया। दिमाग खराब हो जाता है जीना भाई का और वो दौड़ती हुई जाती है, दौड़ करके एक पहाड़ी पर जा रही है। पीछे पीछे भाई उसका आवाज दे रहा है जीन भाई रुक जा रुक जा। और जैसे ही वो वहां पे जाती है, वहां धुआं था, उस धुएं पर वहां त्रिशूल लगा हुआ था और जीन भाई जो है वो त्रिशूल को अपने पेट में दे करके आत्महत्या कर लेती है, अपनी जान दे देती है। और ये देख करके भाई भी जिंदा नहीं रहा और भाई की भी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। दोनों बहन भाइयों की मृत्यु हो जाती है। और जो चौहान वंश में चौहानों के कुल देवता और कुल देवी के रूप में पूजे जाते हैं। देखो जीण माता के लिए छोटी सी कहानी थी, मैंने सोचा बता दूं। तो चौहानों की कुल देवी और कुल देवता आपको याद रहेंगे, कौन है? जीण माता और हर्षनाथ। सबसे लंबा लोकगीत है वो किसका है? जीण माता का। कई बार ये प्रश्न पूछा है। आगे देखते हैं। नोट आया है और नोट काम का है। नोट 2 नोट है। नोट नंबर 1 देख लो। सांबर के चौहान शासक पृथ्वीराज के पुत्र अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर में चौहान वंश की नींव डाली थी। तो इसी पृथ्वीराज प्रथम जो हम पढ़ रहे थे, इसी सांबर के पृथ्वीराज प्रथम, यानी ये सांबर के चौहान वंश का अंतिम शासक, और इसी पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र जिसका नाम क्या है? अजय राज चौहान। इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर में चौहान वंश की नींव डाली थी। दूसरा नोट और आया है कि सांबर के चौहान शासक जिनका नाम है अजयपाल। अजयपाल ने 7वीं शताब्दी में सांबर कस्बे की स्थापना की थी, जबकि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है। देखो पहले नोट में क्या पढ़ा कि अजमेर में की स्थापना किसने की? तो अजमेर की स्थापना अजयराज चौहान ने की, 1113 में की। किसका बेटा है ये? पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र है अजयराज चौहान, याद रख लेना। दूसरा, सांबर में चौहान शासक है अजयपाल। देखिए अजय राज अलग है और अजयपाल अलग है। अजयपाल सांबर का ही शासक है और इसने क्या किया था? सांबर कस्बे की स्थापना की थी, ध्यान रखना। अजयपाल ने सांबर कस्बे की स्थापना। अगर सांबर झील के बारे में बात करें तो सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने करवाया था। दोनों नोट हमारे हो गए। अब हम अजमेर के चौहान पढ़ने जा रहे हैं और बहुत बहुत आनंद आपको आने वाला है। देखिए 12वीं सदी के प्रारंभ में पृथ्वीराज चौहान के पुत्र जिनका नाम है अजयराज शक्तिशाली शासक बना और इसने क्या किया था? इसने मालवा,
के परमार शासक जिसका नाम है नरवर्मन, और ये प्रश्न पूछा गया है। आरएस में प्रश्न आया है, पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? नरवर्मन को परास्त किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इन्होंने सांभर से अजमेर राजधानी बनाई थी। इस प्रकार सांभर के चौहान अब अजमेर के चौहानों के रूप में परिवर्तित हो गए थे। मालवा के परमार शासक नरवर्मन को पराजित किया था अजयराज ने। 1113 ईस्वी में इन्होंने अजमेर की स्थापना की। अजमेर के चौहान अब सांभर के चौहान जो है वो अब अजमेर के चौहानों के नाम से प्रसिद्ध हो गए। पहला शासक अजमेर का जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है अजयराज चौहान। देखो पहली लाइन, 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने अजय मेरू, अपना नाम है अजय, उसी नाम से, और मेरू का मतलब पर्वत होता है। यहाँ जो अजमेर में अरावली की पहाड़ियां है और इन पहाड़ियों पर इन्होंने एक शहर बसाया जिसका नाम है अजमेर, और अजय मेरू से ही इसका शॉर्ट रूप हो गया अजमेर। तो अजमेर का प्राचीन नाम पूछे, जिस नाम से अजमेर शहर बसा था उस समय इसका नाम था अजय मेरू, और अब वर्तमान में क्या हो गया है? अजमेर। भ्रांति आती है और शॉर्ट का जमाना भी चल रहा है, आप सब जानते हो। वो नागदा उदयपुर में आपने सुना होगा सास बहू का मंदिर, अब वहां सास बहू का मंदिर नहीं है, वहां भगवान सहस्त्र बाहु मंदिर है। अब लोगों को नाम लेने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही थी, सहस्त्र बाहु, और वो सहस्त्र बाहु से परिष्कृत होकर के शॉर्ट में क्या बन गया? सास बहू का मंदिर। अरे वहां भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु, सहस्त्र बाहु भगवान विष्णु का मंदिर है। अब भगवान भी सोच रहे होंगे लोगों ने क्या क्या मेरे को नाम दे दिए, सास बहू का मंदिर। एग्जामिनर भी ऐसे प्रश्न पूछ रहे कि सास बहू का मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर में। अरे भाई सास बहू नहीं है, वो क्या है? सहस्त्र बाहु मंदिर है। तो उसी प्रकार से अजय मेरू के नाम से स्थापना की और अजय मेरू से क्या बन गया? अजमेर। और अजमेर को इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई थी अजयराज चौहान ने। सांभर के चौहानों की पहली राजधानी की बात करें तो अहि छत्रपुर नागौर थी, थोड़ा सा याद रखना है। दूसरी लाइन, 1113 ईस्वी में ही अजयराज ने बीठली पहाड़ी पर एक सुरक्षित दुर्ग का निर्माण करवाया था। और दुर्ग क्यों बनवाते थे राजा? भाई दुर्ग इसलिए बनवाते थे अपनी सुरक्षा की दृष्टि से। अब आज के जैसे तो नहीं है, आज तो आर्मी वगैरह सब खड़ी रहती है, कोई भी राजा महाराजा तो अब है नहीं है, लेकिन हमारे राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, मंत्री हो गए, तो उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड होते हैं। पहले क्या था? सुरक्षा के लिए पहाड़ी के ऊपर अधिकतर दुर्ग बनाए जाते थे, और दुर्ग जहां भी बने वो सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे कि हम सुरक्षित रहे, क्योंकि कोई भी शासक या कोई भी आक्रांता आक्रमण कर सकता था। तो बीठली पहाड़ी पर दुर्ग बनवाया था अजय राज ने, और ये दुर्ग जो है वो अजय मेरू दुर्ग, अभी मैंने बताया था अजय मेरू नाम पड़ा। इसी को कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग, क्योंकि उड़ना पृथ्वीराज की रानी तारा यहाँ पर रही थी। बीठली पहाड़ी पर होने के कारण इसका नाम गढ़बीठली दुर्ग। तो दुर्ग एक ही है, नाम अलग अलग है। अजय मेरू दुर्ग कहो या तारागढ़ दुर्ग कहो या गढ़बीठली। गढ़बीठली क्यों? बीठली पहाड़ी पर है। अजय मेरू क्यों? अजयराज ने बसाया था। और तारागढ़ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उड़ना पृथ्वीराज की रानी यहाँ पर रही थी तारा, तो उसी नाम से इसका नाम तारागढ़ भी पड़ा था। एक और लाइन याद रख लो, इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर और राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में भी पूछा है कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, तो वहां डिस्ट्रिक्ट सीधा होता था और हमने अजमेर याद किया है। अगर अजमेर ऑप्शन में नहीं है तो ध्यान रख लेना कौन सा दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग या गढ़बीठली दुर्ग को भी राजस्थान का हृदय कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसे कहा जाता है। 2 पॉइंट हो गए, अजमेर की स्थापना और दूसरा अजय मेरू दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग या गढ़बीठली की स्थापना। तीसरी लाइन देखते हैं अजयराज के लिए। अजयराज ने अपनी रानी, जिनका नाम है सोमलमती या सोमलेखा, बहुत प्रेम करते थे रानी सोमलवती से या सोमलेखा से। अतः इन्होंने सोमलवती प्रेम और अजय नाम से चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, इसलिए अजय राज को सिक्कों का राजा कहा जाता है। और मैंने आपको पूछा था किस चौहान शासक को सिक्कों का राजा कहा जाता है,
अब हम खूब सारे नोट्स आप पढ़ रहे हो लेकिन काम की बातें नहीं पढ़ोगे तो फिर बात वही हो जाती है, परीक्षा में प्रश्न हमारे पहुंच से बाहर चले जाते हैं। इतना सारा पढ़ा लेकिन प्रश्न नहीं मिला। देखिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, एनसीईआरटी, आरबीएससी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की प्रमाणित पुस्तकें पढ़िए, क्योंकि पेपर सेटर जो होता है वो प्रश्न वहीं से बनाता है और वहां से जो जो भी बनने वाले प्रश्न है वो सारे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। इसलिए आज तक एक भी प्रश्न इन नोट्स से बाहर नहीं गया है। आप खुद एनालिसिस कर लीजिए, खुद देख लीजिए, आप खुद तैयारी कर रहे हो। चौथा पॉइंट देखो, तीसरे पॉइंट में क्या देखा कि चांदी और तांबे के सिक्के चलाए अपनी रानी के नाम पर, सिक्कों के राजा के नाम से प्रसिद्ध हुए। पहले अजमेरू की स्थापना, दूसरा अजमेरू दुर्ग की स्थापना, तीसरा सिक्के चला दिए अजय राज ने, सिक्कों का राजा हो गया। चौथी बात पढ़ते हैं, चक्रवर्ती शासक के नाम से प्रसिद्ध अजय राज का शासनकाल चौहानों का निर्माण काल कहलाता है। बिल्कुल, चौहानों का निर्माण काल। और चक्रवर्ती शासक के नाम से किसे जाना जाता है? अजय राज को जाना जाता है। ध्यान से सुन लेना। पृथ्वीराज चौहान भी ऑप्शन में होएगा, वो नहीं है, क्योंकि जो पुस्तकों में लिखा है वही मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये शैव धर्म के अनुयायी थे, अर्थात भगवान शिव को मानते थे। कौन? अजय राज। और अपने जीवन के अंतिम समय में राजनीति से संन्यास लेकर पुष्कर चले गए और 1144 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कितना प्यारा शासक है अजय राज। राजनीति से भी संन्यास ले लिया और भगवान शिव की उपासना के लिए चले जाते हैं और शिव की उपासना करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते हैं, राजनीति से संन्यास लेकर के चले जाते हैं ऐसे शासक जिनका नाम है अजय राज चौहान, जिन्होंने अजमेर की स्थापना की। चौहानों को, जो सांबर के चौहान है वो अजमेर के चौहानों के नाम से प्रसिद्ध हुए। अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया, अपनी रानी के नाम से सिक्के चलाए और अंत में शिव जी की पूजा के लिए संन्यास लेकर के पुष्कर चले गए थे। अजय राज के बाद में अगला शासक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है अर्णोराज, अन्ना जी या आना जी भी इन्हें कहा जाता है। देखो, अर्णोराज जो है वो अजय राज के पुत्र थे, अजय राज का बेटा है अर्णोराज। इन्हें आना जी के नाम से भी जाना जाता है। अर्णोराज ने महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पहली बार उपाधि आई है और उपाधि धारण की है, मतलब ताकतवर शासक है। कौन कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की? चौहान शासक है अर्णोराज ने। अर्णोराज के दरबारी विद्वान है देवबोध और धर्मबोध। ये दोनों पूछे गए हैं तो याद रखना, देवबोध और धर्मबोध किसके दरबारी विद्वान है? अर्णोराज के। अर्णोराज ने पुष्कर में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। आदि वराह मंदिर, कई बार प्रश्न पूछा है, आदि वराह मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में है। और इस आदि वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? याद रखना साथियों, अर्णोराज ने आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बाद में किसने तोड़ा था? मैंने आपको प्रश्न पूछा ना, वीडियो शुरू किया तभी। इसे जहांगीर ने मंदिर को तोड़ दिया था। ना केवल मंदिर तोड़ा, अपितु आदि वराह की मूर्ति को भी पुष्कर के सरोवर में फेंक दिया था। किसने? जहांगीर ने। तब आप सोचो कितनी नफरत थी हिंदू मंदिरों से इन्हें। तो जहांगीर ने आदि वराह का मंदिर तोड़ा और आदि वराह की मूर्ति को पुष्कर सरोवर में फेंक दिया था। किसने बनवाया? अर्णोराज ने। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1135 ईस्वी की घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, कई बार प्रश्न आया है। 1135 में तुर्की आक्रांताओं ने आक्रमण कर अजमेर पर आक्रमण किया था। अर्णोराज ने इतना कत्लेआम करवाया उनका, दोनों पहाड़ियों के बीच में उनकी सेना को रोक लिया था और ऐसा कत्लेआम किया कि चारों तरफ बहुत, मतलब इनकी इतनी सारी बोड़िया और बदबू आने लग जाती है। पूरी भूमि खून से सन गई थी। अब उस भूमि को कुछ समय बाद वहां बदबू आने लग गई थी, तो उस खून से सनी हुई भूमि को साफ करने के लिए अर्णोराज ने क्या किया? चंद्रा और बांडी नदियों का पानी को रोका
और आना सागर झील का निर्माण करवाया था। पढ़ते ना, आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। क्यों करवाया? क्योंकि तुर्की आक्रांताओं को मारा, उनका कत्लेआम किया। इतनी लाशें बिछ गई थी उनकी कि बदबू आने लग जाती है। खून से सनी हुई भूमि को साफ करने के लिए इन्होंने चंद्रा और बांडी नदी का पानी रोका और आना सागर झील का निर्माण करवाया। और बाद में उस जहांगीर ने, जिसने जिसने आदि वराह की मूर्ति को पुष्कर सरोवर में फेंका था, उसी जहांगीर ने इस झील के किनारे, कौन सी झील? आना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया। वर्तमान में उस दौलत बाग को सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। शाहजहां ने इस झील के किनारे बारह दरी का निर्माण करवाया। यानी ध्यान से सुन लो, दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर ने। और जहांगीर का बेटा शाहजहां ने इसी आना सागर झील के किनारे 12 दरी का निर्माण करवाया था। अर्णोराज के लिए चौथा पॉइंट हम देखते हैं। देखो, अर्णोराज ने गुजरात के शासक जयसिंह को पराजित कर उसकी पुत्री कंचन देवी से विवाह किया था। इसके अलावा उन्होंने गुजरात के शासक कुमारपाल को भी हराया था। क्या किया अर्णोराज ने? गुजरात का शासक है जयसिंह, उसको पराजित किया, उसकी पुत्री कंचन देवी से विवाह किया। अब बहुत बड़ा विवाद होने वाला है, ध्यान से सुन लो। कंचन देवी से विवाह किया, गुजरात के शासक जयसिंह की पुत्री है। तो ये थोड़ी सी एक गलत परंपरा मेरे को नजर आती है इतिहास के अंदर। आप खुद इसके बारे में सोचना कि सामने वाले शासक को आप हरा रहे हो, लूट मार कर रहे हो, उसे परास्त कर रहे हो, आप उसके दुश्मन हुए, उसके पश्चात आप जबरदस्ती बिल्कुल उसको हराने के बाद में फिर उसकी मजबूरी होती है और उसके दामाद बन जाते हो। यानी जयसिंह को हराया और उसका दामाद बन गया, उसकी पुत्री कंचन देवी से शादी की, तो नफरत तो होगी ना, जयसिंह को नहीं होगी। इसके पश्चात फिर गुजरात के शासक कुमारपाल को भी हराया। अब कुमारपाल कौन है? कुमारपाल जो है वो इसी जयसिंह का बेटा है। पिता को भी हराया, बेटे को भी हराया और बहन को लेकर के आ गया, किसकी? कुमारपाल की को, और जयसिंह की पुत्री को शादी कर ली। अब क्या होगा? अर्णोराज की रानी, रानी यही है ना, कंचन देवी, बहुत सुंदर कन्या है। कंचन देवी से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम है जगदेव। क्या नाम है? जगदेव। अर्णोराज की रानी कंचन देवी से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम है जगदेव, और इस जगदेव को मामा कुमारपाल ने बहका दिया था बदला लेने के लिए। देखो किस प्रकार से कुमारपाल के कहने पर जगदेव ने 1153 ईस्वी में पिता अर्णोराज की हत्या की थी। जगदेव को हम पितृहंता के नाम से जानते हैं, चौहानों का पितृहंता। पिता को मारा, मैंने आपको पूछा था क्यों मारा, अब आप समझ गए होंगे। मामा कुमारपाल के कहने पर किसको? पिता की हत्या की थी, क्योंकि इनको भी बदला लेना था और इस बदले में ही अर्णोराज की हत्या हुई थी। जगदेव के बारे में देख लो, जिन्होंने अपने पिता की हत्या की मामा के कहने पर। जगदेव ने पिता अर्णोराज की हत्या की थी, इसलिए जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। और देखिए, प्रकृति में कहते हैं ना, पाप करोगे तो फिर पाप का घड़ा तो भरता ही है और उसका परिणाम भी प्रकृति देती है। 1153 ईस्वी में शासक बनता है जगदेव, परंतु आकाशीय बिजली गिरने से 1158 में इनकी मृत्यु हो जाती है। भले ही 5 साल लगे, लेकिन अति का अंत निश्चित है। और जो माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया, भले ही वो कुछ भी कहा हो, उन्होंने किसी भी कंडीशन में पर शादी की कंचन देवी से, भले ही ससुराल वाले इसके कितने भी नफरत कर रहे हो, लेकिन मामा के बहकावे में आकर के, क्योंकि अंश किसका था? ये अंश तो अर्णोराज का ही था ना, जगदेव, और इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। इसलिए जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। और क्या हुआ? प्रकृति ने बदला लिया। अगर पिता की हत्या करोगे तो आपको भगवान नहीं बख्शेगा, यही आपको जो है इसका फल भुगतना पड़ेगा। और फल क्या भुगता? आकाशीय बिजली गिरी, 1158 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यह केवल एक मामला नहीं है साथियों, मेवाड़ में भी आपने देखा होगा, महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने की थी।
उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या की 1468 में, और 5 साल ही भले ही वो शासक रहा था। उसके पश्चात क्या होता है कि उदा जो है, उदा भी को भी मेवाड़ के सरदारों ने यहाँ से भगा दिया था, और जब मालवा की तरफ उदा जा रहा था तो वहां पर भी आकाशीय बिजली गिरी और उदा की मृत्यु हुई थी। यानी मेवाड़ के पितृहंता की मृत्यु भी कैसे होती है? आकाशीय बिजली गिरने से। चौहानों के पितृहंता की मृत्यु भी कैसे होती है? आकाशीय बिजली गिरने से। क्योंकि माँ का प्यार हमने आज तक देखा है, वो दिखता है, लेकिन पिता का स्नेह भी कम नहीं होता साथियों। और पिता जो दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा है, दिन रात आपके लिए सपने देख रहा है, भले ही वो कहता नहीं है, लेकिन अंदर उसका वो प्रेम होता है जिसके आप अंश हो। अगर पिता की आत्मा को दुख दोगे तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। ये दोनों उदाहरण आपके सामने है। तो जगदेव ने पिता की हत्या की और भगवान ने आकाशीय बिजली गिरा करके इसकी हत्या की। यानी जगदेव की मृत्यु कैसे होती है? आकाशीय बिजली गिरने से जगदेव की मृत्यु होती है। जगदेव के पश्चात अगला शासक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव। देख लो, जगदेव की मृत्यु के पश्चात अर्णोराज और कंचन देवी का दूसरा पुत्र, जिसका नाम है विग्रहराज चतुर्थ, शासक बनता है। विग्रहराज चतुर्थ अजमेर का शासक बना। कौन है ये? ये जगदेव का भाई है। देखो, अर्णोराज के 3 बेटे शासन करेंगे। अर्णोराज, सबसे पहले अर्णोराज की मृत्यु के पश्चात जगदेव 1153 से 1158। जगदेव पिता का हत्यारा था, इसलिए आकाशीय बिजली गिरी और उसकी मृत्यु हो जाती है। जगदेव के मरने के पश्चात उसका बेटा, जिसका नाम है पृथ्वीराज द्वितीय, वो शासक नहीं बनाया इन्होंने। शासक किसको बना दिया? जगदेव का भाई है, जिसका नाम है विग्रहराज, अर्थात अर्णोराज का दूसरा बेटा। जगदेव की मृत्यु के बाद अर्णोराज और कंचन देवी का दूसरा बेटा है, जिसका नाम है विग्रहराज, वो शासक बनता है। बाद में इनके पश्चात क्या होगा? विग्रहराज के पश्चात इस विग्रहराज या बीसल देव का बेटा अपरांग शासक बनेगा, जिसकी इस जगदेव के बेटे, जिसका नाम है पृथ्वीराज द्वितीय, वो हत्या कर देगा। वो भ्रातृहंता के नाम से जाना जाएगा, पृथ्वीराज द्वितीय। ध्यान से सुन लेना। जब अपरांग की भी हत्या हो जाती है, उसके पश्चात इसी अर्णोराज का तीसरा बेटा, जिसका नाम है सोमेश्वर चौहान, वो शासक बनता है। और सोमेश्वर चौहान के पश्चात उनका बेटा पृथ्वीराज चौहान। वो कहानी हम आगे पढ़ेंगे। अभी केवल आपको इतना याद रखना है, कितना याद रखना है कि अर्णोराज कौन है? ए से बता देता हूँ। ए से अर्णोराज है, और इस अर्णोराज के 3 बेटे हैं। सबसे पहले जय से जगदेव शासक बनेगा। जगदेव की मृत्यु हो गई तो विग्रहराज, वी से मैंने यहाँ पे कर दिया, विग्रहराज शासक बनेगा। विग्रहराज की मृत्यु के पश्चात इसी का विग्रहराज का बेटा, जिसका नाम है अपरांग शासक बनेगा। अपरांग की जगदेव का बेटा है, जिसका नाम है पृथ्वीराज इस अपरांग की हत्या कर देगा। ये भी निपट गए, ये भी निपट गए। अब अर्णोराज का तीसरा बेटा, जिसका नाम है सोमेश्वर, वो शासक बनेगा। ये कहानी हम पढ़ेंगे आगे, इसलिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अब देख लो, अर्णोराज का दूसरा बेटा, जगदेव की मृत्यु हो गई, अब अर्णोराज का दूसरा बेटा, जिसका नाम है विग्रहराज चतुर्थ, ये शासक बनता है। अब आगे की कहानी। सबसे पहले उपाधियां देख लो। विग्रहराज चतुर्थ ने कवि बांधव कटिबंधु की उपाधि धारण की, क्योंकि इन्होंने स्वयं संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की रचना की थी। हरिकेली नाटक किसने लिखा? विग्रहराज ने। विग्रहराज चतुर्थ के नाम से इसे जाना जाता है। बीसल देव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जो अर्णोराज का बेटा है दूसरा, कंचन देवी का पुत्र, अर्णोराज का दूसरा पुत्र। हरिकेली नाटक लिखा। इनका शासनकाल सपाद लक्ष का, अर्थात चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। किसका शासनकाल? विग्रहराज या बीसल देव का। क्योंकि शासक बनते ही इन्होंने दिल्ली के शासक तोमर तंवर को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, और दिल्ली पे अधिकार करना बहुत बड़ी बात थी। तो दिल्ली का प्रथम विजेता शासक कौन हुआ? विग्रहराज या बीसल देव होता है। तोमर तंवर को इन्होंने पराजित कर दिया। इसलिए मैंने कहा ना, सपाद लक्ष या चौहानों का स्वर्ण काल किसका शासनकाल माना जाता है? विग्रहराज का, जो कि अर्णोराज का ही दूसरा बेटा है। नोट आया, देखो, बीसल देव ने दिल्ली का अंतिम हिंदू विजेता शासक, बिल्कुल
बीसल देव दिल्ली का अंतिम हिंदू विजेता शासक है। बीसल देव ने गजनी के शासक है अमीर खुसरो शाह को पराजित किया। स्वर्णकाल इसलिए कहा क्योंकि पंजाब, मुल्तान और हिसार पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। यानी दिल्ली, पंजाब, मुल्तान, हिसार, कितना बड़ा अपने साम्राज्य को फैला दिया किसने? विग्रह राज चतुर्थ ने। नाम भी बड़ा हो गया ना, विग्रह राज। तो स्वर्ण काल किसका है? विग्रह राज का। और इतना ही बड़ा इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया। दिल्ली, पंजाब, मुल्तान और हिसार पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। अब देख लो बीसल देव की स्थापत्य उपलब्धियां, क्या क्या किया था इन्होंने, बीसल देव या विग्रह राज ने। बीसल देव ने सबसे पहले बीसलपुर कस्बा टोंक में है, उसे बसाया। बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया। और बीसलपुर बांध तो हम जानते हैं जयपुर को पेयजल आपूर्ति बीसलपुर बांध से होती है, अजमेर को पेयजल आपूर्ति बीसलपुर बांध से होती है, ब्यावर और भीलवाड़ा तक बीसलपुर बांध से पानी की आपूर्ति हो रही है, जो बनास नदी पर बना हुआ है। तो बीसलपुर बांध बीसल देव ने और बीसलपुर कस्बा भी इन्होंने बनवाया था। दूसरी लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, विग्रह राज चतुर्थ या बीसल देव ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। उस पाठशाला को सरस्वती कंठाभरण विद्यालय के नाम से जाना जाता था। नोट आया है तो काम का है, देखो नोट देख लो एक बार। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ करके राजस्थान की पहली मस्जिद के रूप में 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण करवाया था। देखिए जब पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय होगा उस समय मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का पहला और तराइन का दूसरा युद्ध 1191-92 में होता है। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार हो जाती है। तो इस गौरी का सेनापति है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने इस बीसल देव के द्वारा निर्मित इस संस्कृत कंठाभिरमण विद्यालय को तोड़ करके, और पूरा नहीं तोड़ा था साथियों, केवल इसकी बाउंड्री दीवारें आज भी है जिन पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, ऊपर से इसको मस्जिद का आकार दे दिया था। एक लाइन खास इंपॉर्टेंट है कि इस 2.5 दिन के झोंपड़े को 16 खंभों का महल कहा जाता है। ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं है, पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि 2.5 दिन के झोंपड़े के वास्तुकार कौन है, तो अबू बकर, याद रख लेना। 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया, 50 बार क्वेश्चन आ गया, लेकिन प्रश्न जिस दिन आएगा कि 2.5 दिन के झोंपड़े के वास्तुकार कौन है, शायद ही कोई कर पाएगा। तो इसके वास्तुकार है अबू बकर, याद रख लेना। यहाँ प्रतिवर्ष पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स अर्थात मेला लगता है। ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है ये हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों पर आधारित है। क्यों आधारित है? क्योंकि नीचे दीवारों पर संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं और ऊपर जो है वो पूरा मुस्लिम शैली पर मस्जिद का इसको लोगो दे दिया, मस्जिद बना दी। अभी 3rd ग्रेड लेवल प्रथम में कथन कारण के क्वेश्चन आए थे। अगर ये वीडियो देख लो तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता था। बीसल देव की सांस्कृतिक उपलब्धियां देख रहे हैं, देखो बीसल देव ने स्वयं हरिकेली नाटक लिखा था, कई बार प्रश्न पूछा है। इसका आधा भाग अर्थात 75 श्लोक संस्कृत पाठशाला की दीवार पर उत्कीर्ण करवाया जो आज भी है। शेष जो आधा भाग है वो इंग्लैंड में स्थित है। इंग्लैंड में क्या है, राजा राम मोहन राय स्मारक है, ध्यान से सुन लेना, वहां पर उत्कीर्ण है। अब हरिकेली नाटक के आधे श्लोक तो कहाँ उत्कीर्ण है, 2.5 दिन के झोंपड़े में, और आधे श्लोक कहाँ है, इंग्लैंड के अंदर, जहां पर राजा राम मोहन राय स्मारक बना हुआ है। वहां आज भी आधे श्लोक जो है, शेष जो श्लोक है हरिकेली नाटक के, वो राजा राम मोहन राय स्मारक इंग्लैंड में उत्कीर्ण किए गए हैं। नोट आया है, मतलब इतना महान शासक है, इतने श्लोक लिखे हैं, इसलिए संस्कृत के महान विद्वान हो गए। कौन? विग्रह राज। इसलिए इतिहासकार किलहॉर्न ने विग्रह राज को कालिदास से तुलना की है। कालिदास कहा है ना, और ये प्रश्न भी आपका आ सकता है। इतिहासकार किलहॉर्न ने किस चौहान शासक को कालिदास कहा है, या किस चौहान शासक की तुलना कालिदास से की है? तो इतिहासकार किलहॉर्न ने विग्रह राज को कालिदास कहा है। क्यों कहा बताओ? कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए, और विग्रह राज चतुर्थ भी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान है, जिसका सीधा उदाहरण मैंने आपको बताया, हरिकेली नाटक।
जिसमें 150 श्लोक है, 75 श्लोक आज भी कहां पर 2.5 दिन के झोंपड़े में अंकित है, आप जाकर के देख सकते हो। शेष जो श्लोक है वो कहां पर है? इंग्लैंड के अंदर राजा राम मोहन राय स्मारक पर है। तो राजस्थान जो कालिदास से तुलना किसकी की है? विग्रहराज चतुर्थ की। बीसल देव के दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रह की रचना की। ललित विग्रह क्या है? एक नाटक है, बहुत प्यारा नाटक है, बहुत प्यारा नाटक है, इसलिए बार बार में प्रश्न आता है। ललित विग्रह की रचना किसने की? सोमदेव ने। मिलान वाले क्वेश्चनों में कितनी बार प्रश्न पूछ लिया। तो बीसल देव के दरबारी विद्वान है सोमदेव, उन्होंने ललित विग्रह की रचना की। इनके एक और अन्य विद्वान है नरपति नालय, इन्होंने बीसल देव रासो लिखा हुआ है, बहुत प्यारा ग्रंथ है बीसल देव रासो। 5 क्वेश्चन हम प्रतिदिन पूछे हुए देते हैं। आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड ने भले 1 महीने पहले पूछा, 2 महीने पहले, तो पुराने जो पेपर है उनसे 5 क्वेश्चन निकालते हैं जो खास इंपॉर्टेंट है। प्रतिदिन सुबह क्लास आती है, 8 से 10 मिनट का वीडियो होता है, उन 5 क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। प्रश्न सीधा यही था कि बीसल देव रासो की रचना किसने की? नरपति नालो ने। अब वहां पर मैं केवल इतना नहीं बताऊंगा, वहां मैं पूरा बीसल देव रासो जो ग्रंथ है इसमें क्या लिखा हुआ है, किसका वर्णन है, किस रस पर आधारित है, कब इसकी रचना की, तो सारा डिटेल आपको वहां पर मैं आपको बताता हूं। अगर समय मिले तो आप 5-10 मिनट निकाल करके सुबह वाला वीडियो भी अवश्य देखो। अगला पॉइंट देख लेते हैं। बीसल देव ने जैन धर्माचार्य धर्म घोष सूरी के कहने पर पशु वध पर रोक लगाई थी। बहुत प्यारा प्रश्न बन जाता है, किसके कहने पर बीसल देव ने पशु वध पर रोक लगाई थी? उस समय पशु बलि खूब दी जाती थी। तो जैन धर्माचार्य थे धर्म घोष सूरी, उनके कहने पर इन्होंने पशु वध पर रोक लगाई थी। बीसल देव के काल में पद्मनाभ ने अजमेर में साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया था। तो पद्मनाभ बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, तो बीसल देव के काल में इन्होंने अजमेर में साहित्य सम्मेलन का आयोजित किया था, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सोमदेव ने की थी। सोमदेव वही विद्वान है जिन्होंने ललित विग्रह ग्रंथ की रचना की थी। तो तीनों लाइन आपको याद रखनी है। नरपति नालय ने बीसल देव रासो, सोमदेव ने ललित विग्रह, और इसके अलावा एक और अन्य विद्वान है पद्मनाभ। तो इन्होंने जो है अजमेर में साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया था। अब हम पढ़ेंगे बीसल देव चौहान की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र, जिसका नाम है अपरांग, मैंने आपको बताया था, अर्णोराज। अर्णोराज का बेटा जगदेव, जगदेव ने पिता अर्णोराज की हत्या की, पितृहंता हो गया। जगदेव के पश्चात जगदेव का बेटा पृथ्वीराज द्वितीय शासक नहीं बनता है। शासक कौन बना? विग्रहराज बना, और विग्रहराज के पश्चात अपरांग शासक बनता है, और इस अपरांग की हत्या करता है जगदेव का बेटा, जिसका नाम है पृथ्वीराज द्वितीय, जिसको भ्रातृहंता के नाम से जाना जाता है, जिसने अपने भाई की हत्या की। देख लो, बीसल देव चौहान के बाद उनका पुत्र अपरांग शासक बना था, जिसे चचेरे भाई जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने मार डाला एवं स्वयं अजमेर का शासक बन गया था। कौन है ये पृथ्वीराज द्वितीय? ये जगदेव का बेटा है। जगदेव किसका बेटा है? अर्णोराज का बेटा है। तो अर्णोराज का बेटा जगदेव, जिसने अर्णोराज की हत्या की, और इसी जगदेव का बेटा है पृथ्वीराज, जिसने अर्णोराज के बेटे विग्रहराज के पुत्र अपरांग, विग्रहराज का पुत्र है अपरांग, इस अपरांग को मार डाला था। अर्थात ये चचेरे भाई को इसने मारा था। किसने? पृथ्वीराज ने। इसलिए पृथ्वीराज द्वितीय, इनको भ्रातृहंता या भ्रातृघाती के नाम से जाना जाता है। देख लो, 1163 में शासक बना, 1163 में इसका मर्डर कर दिया था। किसने कर दिया? पृथ्वीराज द्वितीय ने। अब हम पृथ्वीराज द्वितीय देख लेते हैं। पृथ्वीराज द्वितीय, इसने अपने चचेरे भाई, बिल्कुल चचेरे भाई अपरांग की हत्या की थी। अपरांग जो है वो विग्रहराज का बेटा है, इसलिए इसे भ्रातृहंता या भ्रातृघाती के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रश्न पूछ ले कि चौहानों में किस शासक को भ्रातृहंता के नाम से जाना गया, तो पृथ्वीराज द्वितीय, याद रखना। प्रथम भी नहीं, पृथ्वीराज द्वितीय आपको याद रखना है। पृथ्वीराज द्वितीय ने पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए मोरझड़ी नामक गांव दान दिया था, और यह प्रश्न कई बार पूछा है कि पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए मोरझड़ी नामक गांव दान दिया था, अर्थात जैन धर्म को इन्होंने सम्मान दिया। पृथ्वीराज द्वितीय, जो कि जगदेव का बेटा है, और इसने अपने चचेरे भाई अपरांग की हत्या की, इसलिए ये भ्रातृहत्या के नाम से भी
जाना जाता है, भ्रातृहंता या भ्रातृघाती। 1169 ईस्वी में हासी दुर्ग की रक्षा करते हुए निसंतान ही पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु हो गई। अब आप खुद कल्पना कर लो, यथा कर्मम तथा फलम। जगदेव ने पिता अर्णोराज की हत्या की, आकाशीय बिजली गिरी, उनकी मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज ने चचेरे भाई अपरांग की हत्या की, तो क्या होता है, हासी दुर्ग की रक्षा करते हुए निसंतान ही पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु हो गई। देखिए, अपरांग भी मर गया, विग्रहराज भी गया। अब जो शासक बनेगा, अर्णोराज का तीसरा बेटा, पहला बेटा जगदेव पितृहंता था, 5 साल बाद चला गया। दूसरा बेटा विग्रहराज, उनकी मृत्यु के पश्चात अपरांग भी शासक बना, पृथ्वीराज भी चला गया। अब जो शासक बनेगा वो सोमेश्वर चौहान, अर्णोराज का तीसरा बेटा है सोमेश्वर चौहान, ये शासक बनेगा। आज हम ये अंतिम शासक पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान को हम कल पढ़ेंगे। 1-2 मिनट का है, एक बार आप थोड़ा सा देख लो। सोमेश्वर चौहान 1169 ईस्वी से 1177 ईस्वी। पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के पश्चात अर्णोराज की दूसरी रानी, कंचन देवी का नहीं है, कंचन देवी का एक जगदेव था, दूसरा विग्रहराज था। तो अर्णोराज की दूसरी रानी का पुत्र अर्थात अर्णोराज का तीसरा बेटा सोमेश्वर चौहान शासक बनता है, और सोमेश्वर का बचपन का नाम प्रताप लंकेश्वर था। यह प्रश्न पूछा हुआ है कि किस चौहान शासक का बचपन का नाम प्रताप लंकेश्वर है, तो सोमेश्वर चौहान, याद रखना। सोमेश्वर चौहान का बचपन का नाम क्या है, प्रताप लंकेश्वर। सोमेश्वर के दरबारी विद्वान कदम्बास या कैमास राठौड़ था, जिसने अई छत्रगढ़ दुर्ग या नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो सोमेश्वर चौहान के दरबारी विद्वान कदम्बास या कैमास राठौड़, उसी ने अई छत्रगढ़ दुर्ग नागौर का निर्माण करवाया था। थोड़ा सा नोट है, वो अपन देख लेते हैं। देखिए, उचित जल प्रबंधन हेतु एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त करने वाला राजस्थान का एकमात्र दुर्ग अई छत्रपुर दुर्ग है, जो नागौर में स्थित है। अंडरलाइन कर लो दोस्तों, अंडरलाइन कर लो, एक्सीलेंस अवार्ड मिला है इसको। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसको एक्सीलेंट अवार्ड मिला है उचित जल प्रबंधन हेतु, और वो दुर्ग कौन सा है, अई छत्रपुर दुर्ग, जो नागौर में स्थित है। सोमेश्वर के लिए अगली लाइन हम देखते हैं। सोमेश्वर ने कोंकण दक्षिण भारत के राजा मल्लिकार्जुन को पराजित कर उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। अतः इस विजय के बाद कलचुरी, जो कि एमपी में है, कलचुरी की चेदी राजकुमारी कपूरी देवी से इनका विवाह होता है, और इसी कपूरी देवी से जो पुत्र की प्राप्ति होती है, तो अगला अजमेर का शासक बनेगा, जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। तो कपूरी देवी कहाँ की राजकुमारी है, कलचुरी एमपी की चेदी राजकुमारी है। अगली लाइन देख लो, सोमेश्वर चौहान ने अजमेर में पिता अर्णोराज के साथ स्वयं की मूर्ति स्थापित करवाकर मूर्ति कला को प्रोत्साहित किया था। और ये प्रश्न पूछा गया है कि किस चौहान शासक ने अपने पिता के साथ स्वयं की मूर्ति स्थापित करवाई थी। कौन है, सोमेश्वर चौहान। इन्होंने पिता अर्णोराज के साथ में स्वयं की मूर्ति स्थापित करवाई थी। सोमेश्वर ने अजमेर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। आज भी प्रसिद्ध है वैद्यनाथ मंदिर। इस वैद्यनाथ मंदिर में पता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मूर्तियां स्थापित की गई है। कौन कौन सी है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मूर्ति है। वैद्यनाथ मंदिर कहाँ पर है, अजमेर में। किसने बनवाया, सोमेश्वर चौहान ने बनवाया था। किस किस की मूर्ति है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति है। अगली लाइन देख लो, सोमेश्वर चौहान के भाई जिसका नाम है कानराज, कानराज ने अजमेर में गुजरात का शासक जिसका नाम है प्रताप सिंह सोलंकी की हत्या कर दी थी। अतः 1177 ईस्वी में प्रताप सिंह सोलंकी के पुत्र भीम सिंह सोलंकी ने अपने पिता की मौत का बदला लेते हुए सोमेश्वर चौहान की हत्या कर दी थी। अब सोचो, आप कल्पना करो, देखिए सोमेश्वर चौहान ने तो किसी की हत्या नहीं की। इस सोमेश्वर चौहान का भाई है, सोमेश्वर चौहान का भाई है, सोमेश्वर चौहान का भाई जिसका नाम है कानराज। क्या नाम है, कानराज।
ये सोमेश्वर हो गया। सोमेश्वर ने तो किसी की हत्या नहीं की। सोमेश्वर का भाई है, भाई का नाम क्या है? ब्रदर का नाम है कानराज। इस कानराज ने क्या किया था कि गुजरात का शासक था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह की हत्या किसने की? इस प्रताप सिंह की हत्या कानराज ने की थी। गुजरात के प्रताप सिंह सोलंकी की हत्या किसने की? कानराज ने। अब इस प्रताप सिंह सोलंकी का बेटा है जिसका नाम है भीम सिंह सोलंकी। अब भीम सिंह सोलंकी ने अपने पिता की मौत का बदला लेकर के किसको मारा था? सोमेश्वर चौहान को मारा था। भाई भीम सिंह सोलंकी को यह पता होना चाहिए कि इसके पिता प्रताप सिंह की हत्या तो किसने की थी? कानराज ने की थी। कानराज तो इसका भाई था, लेकिन इस भीम सिंह ने किसकी हत्या कर दी थी? सोमेश्वर चौहान की हत्या कर दी और अपने पिता की मौत का बदला लिया था। आज तक हम यही आज की कहानी में केवल यहाँ तक ही पढ़ेंगे, सोमेश्वर चौहान तक। कल हम जो पढ़ेंगे वो पृथ्वीराज चौहान। बहुत जोरदार कहानी आपको सुनने को मिलेगी। आप मेरे साथ बने रहिए। आपने ध्यान से पूरा वीडियो देखा, ये आपका जीवन बदल देगा, आपका राज तिलक करवा के रहेगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे आप इसे लाइक करो, कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों इतना तो आप कर सकते हो, 5 सेकंड का समय लगेगा आपका, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।